Hi guys, Assalamu alaikum. In the name of Allah who is most beneficent and merciful. My name is Dr. Mohammad Usman Al Bhatti. तो आज आपको मैं फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी के पहले चैप्टर से स्टार्ट करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ कि रट्टा सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस रट्टा सिस्टम की वजह से या तो बच्चों के नंबर कम आते हैं या तो अगर रट्टा लगा के नंबर ले भी लें तो आगे एंटी टेस्ट में इशूज़ आते हैं। तो इस रट्टा सिस्टम को ख़त्म करने के लिए मैं ऐसे लेक्चर डिलीवर आपको करूँगा जिससे आपका रट्टा सिस्टम पक्का पक्का ख़त्म हो जाएगा और आपको इंशाल्लाह 80% याद भी हो जाएगा। So guys, let's start with the first lecture, that is introduction to the biology. Biology actually दो लफ्ज़ों से निकला है, एक है बायोस, बायोस का मतलब है लाइफ और दूसरा है लोगोस। लोगोस का मतलब है स्टडी, थॉट एंड रीजनिंग। तो आपकी बुक के अंदर सिर्फ स्टडी के बारे में बताया गया है, तो हम कह सकते हैं कि बायोस और लोगोस इसका क्या मतलब है, स्टडी ऑफ द लाइफ। अब हम बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी तारीफ पढ़ेंगे। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स। तो ये एक साइंस की वो शाख है जो कि ज़िंदा चीज़ों का मुतालिया जिसमें हम करते हैं। अब ज़िंदा चीज़ें कौन कौन सी हैं, ये कुछ ज़िंदा चीज़ों की एग्जाम्पल दी गई हैं, आगे हम इसको पढ़ते हैं। तो ज़िंदा चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं वो 5 किंगडम में डिवाइड की गई है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। इसमें कौन कौन सी हैं, किंगडम मोंड्रा है, किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें बैक्टीरिया आता है, ये प्रोटिस्टा की एग्जाम्पल हम देखेंगे। प्लांट्स हैं, फंजाई हैं और एनिमिलिया। तो ये 5 किंगडम में लिविंग थिंग्स को हम 5 किंगडम में डिवाइड करते हैं। ये पहली जो लिविंग थिंग है वो बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया के कुछ डायग्राम्स मैंने दिखाई हैं, ये माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई गई हैं। ये यूनिसेलर और ये माइक्रोस्कोप के अंदर इसकी पिक्चर्स दिखाई गई हैं। ये भी एक बैक्टीरिया की डायग्राम बनी हुई है, तो ये भी लिविंग थिंग्स के अंदर शामिल है। सो प्रोटिस्ट भी लिविंग थिंग्स है। हमने जो सेकंड कैटेगरी पढ़ी है किंगडम, सेकंड किंगडम जो हमने पढ़ी थी वो किंगडम प्रोटिस्ट। ये कुछ प्रोटिस्ट की एग्जांपल्स हैं, ये सारे ये भी लिविंग थिंग्स में आती हैं। सो लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी आते हैं, ये आप प्लांट्स को देख सकते हैं। तो चौथी इसमें किंगडम एनिमिलिया देखेंगे, एनिमल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी लिविंग थिंग्स में इंक्लूड है। फंजाई भी लिविंग थिंग्स है। एक्चुअली हमने अभी तक ये समझा था कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स हैं, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा बैक्टीरिया भी हैं, प्रोटिस्ट भी हैं और फंजाई भी लिविंग थिंग्स हैं। ये बायोलॉजी, ये साइंस की वो शाख है। इसकी एक और हम डेफिनेशन कर सकते हैं, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी का जो मुतालिया है वो भी बायोलॉजी कहलाता है। अब बायोलॉजिस्ट किस किस को स्टडी करते हैं ये हम आगे जाके इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिस्ट किसको स्टडी करते हैं, लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर, यानी कि ये जो नेचर है उसमें ज़िंदा जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। अब इसमें आपको दिखाई दे रही हैं, ये कुछ डॉग्स नज़र आ रहे हैं, ये भी ज़िंदा हैं, और ये प्लांट्स ये भी ज़िंदा हैं। हम पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि लिविंग थिंग्स कौन कौन सी हैं, जो 5 किंगडम हम पढ़ चुके हैं। बायोलॉजिस्ट और किसको स्टडी करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स विच अफेक्ट द लिविंग थिंग्स, के उन नॉन लिविंग थिंग्स जो किसको अफेक्ट करती हैं, लिविंग थिंग्स को, जो जिंदा चीज़ों को अफेक्ट करती हैं। बायोलॉजिस्ट उन नॉन लिविंग थिंग्स को भी अफेक्ट करते हैं। अब हम वो नॉन लिविंग थिंग्स इसमें भी दिखाई दे रही हैं, ये सनलाइट है, वाटर है, आगे भी हम देखते हैं इसको। ये देखें, ये सूरज की रोशनी है, ये नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन इफेक्ट किसको कर रही है, प्लांट को कर रही है। प्लांट क्या है, लिविंग थिंग है। अगर सूरज की रोशनी ना हो तो पौधे अपनी खुराक नहीं बना सकते। अब ये देखें, ये पानी इसको पौधे को दिया जा रहा है, अगर ये पानी ना हो तो पौधा ग्रो नहीं करेगा, और वैसे भी पानी हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सॉइल, अब सॉइल के बगैर तो प्लांट ग्रो कर ही नहीं सकता। इसके अलावा हम देखें, ये एयर की कंपोजिशन है जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ गैसेज हैं, और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन के बगैर हम बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रह सकते। तो ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो हमने पढ़ी हैं। इसमें कौन कौन सी हमने पढ़ी है, सनलाइट पढ़ी है, वाटर पढ़ा है, सॉइल पढ़ा है और एयर पढ़ा है, जो कि लिविंग थिंग्स को अफेक्ट करती हैं। बायोलॉजिस्ट और किसको स्टडी करते हैं, हाउ द लाइफ वर्क्स, कि ज़िंदगी काम कैसे करती है। अब ये बंदा, वैसे मैंने डायग्राम दिखाई गई है कि ज़िंदगी, इसको सोच रहा है कि ज़िंदगी काम कैसे करती है। ज़िंदगी को डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल है, और इसको कौन बताएगा, ये बायोलॉजिस्ट नहीं बता सकते, बल्कि इसको थियोलॉजियंस और फिलासफर बताएंगे। ये हम आगे जाके एक एक करके पढ़ते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन लाइफ, यानी कि ज़िंदगी को डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल है। देर आर द सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू हैं डेट आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ बायोलॉजी, जो बायोलॉजी से परे हैं, यानी कि बायोलॉजिस्ट इसको, जो बायोलॉजी के अंदर नहीं आ सकते, तो बायोलॉजिस्ट इसको नहीं बता सकते कि वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं। वो हम आगे जाकर देखते हैं वो कौन कौन से। फॉर एग्जांपल, जिसमें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी का मतलब क्या है। अब ये बायोलॉजिस्ट नहीं बता सकते कि ज़िंदगी का मतलब क्या है।
वाई शुड देयर बी लाइफ, कि ज़िंदगी क्यों होनी चाहिए। ये भी बायोलॉजिस्ट नहीं बता सकते कि ज़िंदगी क्यों होनी चाहिए। ये जो 2 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी का मतलब क्या है और ज़िंदगी क्यों होनी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, दीज आर लेफ्ट टू द फिलासफर्स एंड थियोलॉजियंस। इसमें ये कुछ फिलासफर्स ये जो गुजरे हैं, ये कुछ थियोलॉजियन जो दीन वाले बंदे हैं, तो ये वाले इन्होंने आंसर इसके दिए हैं कि ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी के मतलब के बारे में और ज़िंदगी क्यों होनी चाहिए। ये हम देखते हैं। एक फिलासफर कहता है, नेल्सन मंडेला एक फिलासफर गुजरा है, वो कहता है कि ही ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन, यानी कि कोई चीज़ उस वक्त तक नामुमकिन है जब तक कि वो कर ना ली जाए। एक और फिलासफर कहता है कि सिर्फ मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ और मेरे लिए कोई नहीं कर सकता, सिर्फ मैं अपने लिए अगर मैं कोशिश करूँगा तो मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। एक और कहता है जी मैं बार बार फेल हो कि तब मैं जाके कामयाब हूँ। और एक और थियोडोर रूजवेल्ट कहता है, और अपने पाँव अगर मेरे ज़मीन पर होते हैं तो मेरी जो आंखें हैं वो सितारों पर होती हैं, यानी कि मेरा अज़म बुलंद है। तो कासिम अली शाह क्या कहता है कि ज़िंदगी सदियों, सालों, महीनों या दिनों में नहीं बदलती, ज़िंदगी उसी लम्हे बदल जाती है जिसमें आप ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला कर लेते हैं। अगर हम थियोलॉजियंस की बात करें तो हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु हो, वो क्या कहते हैं ज़िंदगी के बारे में, अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर है। और क्या कहते हैं, ये ज़िंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक़ में और दूसरा दिन तुम्हारे मुखालिफ है। जिस दिन तुम्हारे हक़ में हो उस दिन गुरूर मत करना और जिस दिन तुम्हारे मुखालिफ हो उस दिन सब्र करना। और कहते हैं जी कि ज़िंदगी बड़ी टफ है, इसको नमाज के ज़रिए हैंडल करो और कि आप कभी अकेले नहीं हो, अल्लाह हमेशा आपके साथ है। अब हम बात करें लाइफ के बारे में, तो लाइफ इज़ अ सेट ऑफ करैक्टर्स, यानी कि ज़िंदगी वो खसूसियात का मुताला है डेट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्राम नॉन लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म, यानी कि ज़िंदगी जो ज़िंदा चीज़ें उनमें ज़िंदगी होती है और ये ऐसी खसूसियात का मजमुआ है जो उसको नॉन लिविंग थिंग और डेड ऑर्गेनिज्म से नुमाया करती है, उससे अलहदा करती है। अब हम वो करैक्टरिस्टिक एक एक करके पढ़ेंगे। ये वैसे तो बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर 9 करैक्टरिस्टिक्स बताई गई जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये करैक्टरिस्टिक्स हम एक एक करके पढ़ते हैं आगे जाके। ये मैंने कुछ दिखा है करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। पहली करैक्टरिस्टिक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कम्प्लेक्स बॉडीज़, यानी कि उनके अंदर तरतीब है। अब तरतीब देखें, हम पढ़ाई के बारे में अगर बात करें तो पहले 4th क्लास है, फिर 5 है, 7 है, फिर 9 है। ये नहीं होता कि 9 से पहले 4 आ जाए या 4 से डायरेक्ट आप 10 में चले जाएं। तो इसमें भी ज़िंदगी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो भी हाईली ऑर्गेनाइज्ड। वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है कि सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म एक पूरा जानदार बनाते हैं। ये भी एक मैंने दिखाया, सेल मिलकर टिश्यूज़, टिश्यू मिलकर ऑर्गन और डिफरेंट ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम। ये हम आगे जाकर देखते हैं। अब ये मैंने एक एग्जांपल दिखाई दी हुई है कि मसल सेल है, मसल तो ये सेल मिलकर टिश्यूज़ बना रहे हैं और इसमें डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर ये ब्लैडर मसाना बना रहे हैं। और जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलेंगे तो ये पूरा यूरिनरी सिस्टम बन रहा है जिसमें गुर्दा है और ये ब्लैडर है। तो ये इसकी एक एग्जांपल है ऑर्गेनाइजेशन की। अब ये एक एग्जांपल अब स्टोमिक की ले लें तो एक सेल मिलकर ये टिश्यूज़ बना रहा है और डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन स्टोमिक बना रहा है। डिफरेंट ऑर्गन्स जब मिलेंगे, इंटेस्टाइन, स्टोमिक, तो ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे और ये मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देंगे। अब ये बॉडी के अंदर वैसे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि 4 किस्म के टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव, एपिथेलियल, मस्कुलर और नर्वस, और ये मिलकर डिफरेंट ये बॉडी के ऑर्गन्स बनाते हैं। लिवर, लंग्स हैं, तो ये मुख्तलिफ मैंने दिखाए हुए हैं। अब ये मैंने एक स्टोमिक एग्जांपल दिया, एक ऑर्गन है। अब इस ऑर्गन के अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये मस्कुलर टिश्यू है। तो ये मैंने बताया था कि ऑर्गन डिफरेंट टिश्यूज़ से मिलकर बना हुआ है। अब ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिसमें ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो सांस के बारे में एक्सप्लेन करता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये फूड के बारे में, और ये हार्ट, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है तो जो कि ब्लड के बारे में एक्सप्लेन करता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेकंड करैक्टरिस्टिक है, दे आर कंपोज्ड ऑफ 1 or more सेल्स। मैं आपको बताऊंगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो करैक्टरिस्टिक है ये एक या एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं। तो कौन कौन से वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक सेल के बने और कौन से जो एक से ज़्यादा सेल के बने। इसमें जो 6 किंगडम्स है उसमें सबसे पहले मोनरा को देखते हैं जिसमें बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया ये एक सेल के बने होते हैं। अब अगर प्रोटिस्टा की बात करें, किंगडम प्रोटिस्टा की, तो वो एक सेल के भी बने होते हैं और एक से ज़्यादा सेल के भी बने होते हैं। और अगर फंजाई की बात करें वो भी एक सेल के बने होते हैं या एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं। एक सेल में इसमें यीस्ट है और मल्टी सेलुलर में
ये हमने पहले भी मैं आपको दिखाया था, तो ये वो भी मशरूम्स हैं। तो आगे एनिमल और प्लांट्स हैं, ये तो है ही मल्टी सेलर। तो ये एक या एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं, जिसमें ये बैक्टीरिया की एग्जांपल है, ये यूनिस एक सेल का बना है। ये प्रोटिस्ट है, ये अमीबा है जो एक सेल का बना है। अब ये प्रोटिस्ट है, ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं, वो यूनिसेलुलर थे, ये भी मल्टी सेलुलर प्रोटिस्ट है, ये भी मल्टी सेलुलर प्रोटिस्ट है। ये फंजाई हैं, ये यीस्ट है यूनिसेलुलर है, ये मशरूम्स हैं, ये मल्टी सेलुलर फंजाई है। तो ये एनिमल्स की बात करें, ये देखिए मल्टी कितने सेल के बने। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ये भी मल्टी सेलुलर है, ये प्लांट है। ये अब देखिए प्लांट है, इसमें कई सेल्स का ये बना होता है, ये चेक करें, ये कई सेल्स का बना है, ये भी मल्टी सेलुलर है। अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन द जेनेटिक मटेरियल विच फॉर्म द कैरेक्टर्स। अब जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं? ये जीन है, इस जीन को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। इस जीन को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, जो कि क्रोमोसोम है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ये क्रोमोसोम डीएनए का बना होता है। और डीएनए का एक हिस्सा जीन कहलाता है। अब देखें, ये सेल है, ये पूरा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस दिखाया गया। अब न्यूक्लियस को अगर हम अंदर से देखें तो ये क्रोमोसोम्स का बना होता है। अब इस क्रोमोसोम को डिटेल से देखें तो ये डीएनए का बना होता है, और इस डीएनए का हो सकता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हिस्सा जीन कहलाए, तो डीएनए का एक हिस्सा जीन कहलाता है। अब ये जो जीन है, ये आपकी करैक्टर्स बनाते हैं। अब देखिए करैक्टर किस तरह है, अगर किसी के सर पर बाल है तो ये करैक्टर है, ये जीन बताएगा। और अगर कोई गंजा है, बॉल्ड है, तो वो जीन बताएगा। किसी के चेहरा पर डिंपल है, चीक पर, रुखसार पर, तो वो जीन बताएगा। नहीं है तो वो भी जीन डिसाइड करेगा। अब ये कुछ करैक्टर्स हैं। अब ये देखें, ये चिन इसके अंदर क्लेफ्ट है, इसमें नहीं है। अब ये और भी, इसमें ये डिंपल है, इसमें नहीं है। अब ये कलर और है, ये कलर और है। अब इस चेहरे पर फ्रैकल्स हैं, दाने हैं, इस पे नहीं है। तो ये सारा कुछ जो है वो ये जीन करैक्टर्स वो बनाता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की चौथी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे कैन गेट एंड यूज एनर्जी, यानी कि पहले तो हासिल करेंगे फिर उसको इस्तेमाल करेंगे। अब हासिल करने के लिए हम कहाँ से कहाँ से एनर्जी हासिल कर सकते हैं? ये फूड्स हैं। अब ये डॉग आइसक्रीम खा रहा है, ये एनिमल ग्रास खा रहा है, तो ये एनर्जी गेट कर रहा है। अब जब अगर एनर्जी गेट कर लेंगे फिर उसे इस्तेमाल करेंगे। ये साइकिल चला रहा है, ये भी साइकिल, और ये इसने वेट उठाया हुआ है, तो ये एनर्जी यूज कर रहे हैं। अब इसमें दोनों एग्जांपल्स हैं कि हम एनर्जी कहाँ से गेट कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ फूड से, एग्स है, बनानाज है, तो यहाँ से हासिल करेगा। अब ये देखिए फुटबॉल, ये यूज़ कर रहा है एनर्जी। यस। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल केमिकल रिएक्शंस। अब जो रिएक्शंस होते हैं कि पहले वो कैरी आउट करता है, फिर वो कंट्रोल्ड होते हैं। केमिकल रिएक्शन, बॉडी के अंदर जितने रिएक्शंस होते हैं वो कंट्रोल फॉर्म में होते हैं, और इसको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो किस्म की होती है, कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म होता है बड़ी चीज़ों का टूट कर छोटी में बदलना, और एनाबॉलिज्म छोटी चीज़ों का मिलकर बड़ी चीज़ बनाना। अब हम देखें फोटोसिंथेसिस की अगर एग्जांपल लें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये मिलकर फूड बना रहे हैं, तो ये एनाबॉलिज्म की एग्जांपल है। तो ये भी मेटाबॉलिज्म है प्लांट्स के अंदर जो हो रही है। अगर हम ह्यूमंस की, एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम ग्लूकोज लेते हैं और इसके बदले में हमें एटीपी मिलती है। और ये देखिए मुख्तलिफ फूड्स हैं, ये हम ले रहे हैं सेल के अंदर, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, और इसके बदले में हमें एटीपी मिलती है। तो ये भी मेटाबॉलिज्म की एग्जांपल है कि रिएक्शन हो रहे हैं, एटीपी और फॉस्फेट मिलकर एटीपी बना रहे हैं। तो ये एग्जांपल है मेटाबॉलिज्म की। है डाइजेशन भी देखें, ये भी रिएक्शन हो रहे हैं स्टोमिक के अंदर, तो ये भी मेटाबॉलिज्म है। ये फूड जा रही है अंदर स्टोमिक, ये स्टोमिक में जा रही है, अब ये एंजाइम निकलेंगे, इसको तोड़ देंगे, तो ये भी मेटाबॉलिज्म है। अब जो छठी कैरेक्टरिस्टिक है, दे कैन ग्रो इन साइज, यानी इनका साइज बढ़ता है वक्त के साथ साथ। अब ये देखें, ये बड़ा हो रहा है, ये प्लांट ये भी बड़ा हो रहा है, अब ये बच्चा भी बड़ा हो रहा है, तो ये साइज में ग्रो कर रहे हैं। अब ये देखें, ये भी एक एग्जांपल है। अब ये भी ग्रो कर रहा है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रो करते हैं। अब ये बच्चा जो है ये ग्रो कर रहा है। यस।
अब 7th कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे कैन मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है, ए फेयरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी कि अपने अंदर का जो माहौल है उसको मेंटेन रखते हैं चाहे बाहर जो मर्जी हो जाए। अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाए तो क्या निकलता है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या रिलीज करता है, इंसुलिन, जो कि ग्लूकोज को कम कर देता है। अगर ग्लूकोज कम हो जाए तो पेनक्रियाज रिलीज करता है ग्लूकागॉन, जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ा देता है। ये इसको दिखाया गया है। बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन बॉडी ने अपना टेम्परेचर मेंटेन रखना है, तो ये होम्योस्टेसिस है। बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, तो पसीना आना शुरू हो जाता है, जिससे जो वो हीट वो निकल जाती है और टेम्परेचर कम हो जाता है। अगर टेम्परेचर गिर जाए, फॉल कर जाए तो शिवरिंग होती है जिसकी वजह से, और पसीना नहीं आता है जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर दोबारा मेंटेन हो जाता है। होम्योस्टेसिस की क्या हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अंदर का माहौल कैसे, मैरीन वाटर है यानी बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स हैं तो अंदर वो ऐसे सेल पैदा करेगा, सॉल्ट सेक्रीट करेंगे। अगर मछली जो है फिश फ्रेश वाटर के अंदर रह रही है जहाँ सॉल्ट्स कम है तो वो सॉल्ट्स को अब्जॉर्ब करेंगे सेल्स, ऐसे सेल्स होंगे। जो 8वीं कैरेक्टरिस्टिक है, दे कैन रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का क्या मतलब है, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर ओन टाइप, यानी अपने जैसे बच्चों को पैदा करना। अब ये घोड़ा जो है ये बच्चा पैदा कर रहा है, अब ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब इस देखिए मुर्गी के बच्चे हैं छोटे छोटे, यानी अपने जैसे बच्चे पैदा करना। अब कुत्ता जो है वो बिल्ली को पैदा नहीं कर सकता। जो आखिरी कैरेक्टरिस्टिक जो आपकी बुक के अंदर है, दे कैन रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, यानी कि कोई भी बाहर से स्टिमुलस होगा तो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, यानी कि उसको रद्द-ए-अमल शो करेंगे। अब ये देखें इसने उंगली इसकी तरफ की है तो इसने अपने आप को फोल्ड कर लिया। ये जो है ये टच मी नॉट, ये एक प्लांट है तो इसके पत्तों को जब ये उंगली करेगा तो ये अपने आप को फोल्ड कर लेगा। इसकी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये फोल्ड कर, ये लाइट पड़ रही है प्लांट फ्लावर्स पर तो ये उसकी तरफ अपना रुख चेंज कर लेते हैं। अब ये गर्म था तो इसने जब हाथ लगाया तो फ़ौरन हाथ को पीछे कर लिया। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की करैक्टरिस्टिक है कि ये रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई भी गर्म चीज़ है, कोई भी सख्त चीज़ है तो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ये प्लांट है तो जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये उसकी तरफ हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट, ये इसकी वीडियो आप देखें, बड़ी मज़ेदार है। ये उसकी तरफ देख रहा है। अब अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात करें, ये मेज़ है, इसके ऊपर जो मर्जी कर लें, गर्म चीज़ फेंक लें तो ये कुछ भी इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। सो गाइस, अब आपको मैं ये पूरा लेक्चर जो है समराइज़ करता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि बायोलॉजी के किन दो लफ्ज़ों से निकला है, कि एक बायोस था और एक लोगोस। बायोस का मतलब लाइफ और लोगोस का मतलब स्टडी, इन स्टडी ऑफ लाइफ। फिर हमने इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन हमने क्या की थी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जिंदा चीज़ों का मुतालिया। फिर हमने देखा कि बायोलॉजिस्ट किस चीज़ को स्टडी करते हैं। बायोलॉजिस्ट 3 चीज़ों को स्टडी करते हैं, एक लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर जिसमें हमने देखा, फिर नॉन लिविंग थिंग्स जो अफेक्ट करती है लिविंग थिंग्स को, और फिर हमने क्या देखा, बायोलॉजिस्ट किसकी स्टडी करते हैं, तीसरी चीज़ को, कि हाउ द लाइफ वर्क्स। फिर हमने देखा कि लाइफ को डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है, कि कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो कि बायोलॉजिस्ट उसको नहीं देख सकते, वो उसके स्कोप से बाहर हैं। तो इसको कौन करता है, फिलासफर्स और थियोलॉजियंस। फिर हमने देखा फिलासफर्स ने क्या क्या बताया और थियोलॉजियंस जो थे, हज़रत अली की मैंने मिसाल दी, तो उन्होंने क्या क्या बताया। फिर कि लाइफ की डेफिनेशन भी हमने देखी कि लाइफ इज़ अ सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स फ्रॉम द नॉन लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिजम्स, कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कि उनके अंदर ज़िंदगी होती है, और वो कौन सी ऐसी खसूसियात हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर हमने देखा इसमें करैक्टरिस्टिक्स इनने 9 देखी, वैसे तो काफ़ी सारी हैं, आपकी बुक में 9 है, कि लिविंग थिंग्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कम्प्लेक्स बॉडीज़, उसमें हमने पूरी डिटेल देखी। फिर हमने क्या देखा कि ये एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने हैं, उसकी हमने एग्जांपल देखी कि उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि करैक्टर्स बनाते हैं। अब वो जेनेटिक मटेरियल जीन कहलाता है। फिर हमने देखा कि वो पहले गेट करते हैं एनर्जी, फिर यूज़ करते हैं, वो भी हमने इसको देखा। फिर मेटाबॉलिज्म, यानी कि अंदर उसके बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं कि वो कैरी आउट और कंट्रोल बॉडी रिएक्शंस करते हैं। फिर हमने देखा कि वो ग्रो इन साइज करते हैं। और होम्योस्टेसिस क्या है कि बाहर जो मर्जी हो जाए लेकिन अपने अंदर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखते हैं। और फिर क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। और फिर हमने एंड पे क्या देखा कि रेस्पॉन्ड करते हैं, कोई भी स्टिमुलाई आ जाए, कोई भी गर्म चीज़ लगे, कोई सख्त चीज़ लग जाए। लेकिन लिविंग जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हेलो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल आउटलास्ट स्टडी विद एनिमेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक हमारी हर लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।